नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस के पिछले वर्षों के यानी कि 38वीं से लेकर के 65वीं परीक्षा में पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्नों को देखेंगे। ये आपके 66 यानी कि 66वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को। दोस्तों, अकेडमी पर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो को देख सकते हैं। और सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान एक शंका समाधान यानी कि डाउट सेशन का होता है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इसमें की फीचर्स है आप देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये पड़ेगा। और उसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट कराया जाएगा। लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार आप फैकल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप किसी अब कोर्सेज आप देख सकते हैं अवेलेबल अनअकैडमी पर। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्टिंग एवरीडे वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीसीएस का बैच यहाँ स्टार्ट होता है। और यूपीएसआई का बैच अवेलेबल है। बीईओ, आरओईआर, लेखपाल, ये सभी बैचेज अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराए जाते हैं। और इसमें यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 रुपये। और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5600। 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 7000 रुपये पड़ेगा। और यदि आप 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 8400 में आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, जिसमें आपको 7560 रुपये देने पड़ेंगे यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को, आप सबको पता होगा, स्वतंत्र हो गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। भारतीय संविधान में लगभग 450, वर्तमान समय में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, उसके बाद 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या वो 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है। तो ये विकल्प यहाँ सही है आपका। अगला प्रश्न अब आपका, भारतीय संविधान में है। तो यह ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा। 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं।
अगला जो प्रश्न है आपका मिलान करने के लिए दिया गया है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है संघीय सूची। तो संघीय सूची में जो है कितने विषय हैं, तो यह यानी कि प्रविष्टियाँ तो 97। ए का हो जाएगा आपका, पहला का ए हो जाएगा। राज्य सूची में जो है आपका 66 हैं। उसके बाद समवर्ती सूची में कितना है, तो 47 हैं। तो यहाँ जो है ए का हो जाएगा आपका ए, उसके बाद जो है दूसरे का हो जाएगा आपका सी और तीसरे का हो जाएगा बी, ए सी बी। तो यहाँ जो आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला है समाजवादी, बी है आपका प्रजातांत्रिक, सी है सार्वभौमिक, डी है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। सबसे पहले जो है सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर जो है धर्मनिरपेक्ष और सबसे लास्ट में जो होगा वह प्रजातांत्रिक होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि जो है धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया। ये जो है याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ए विकल्प जो है आपका सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला जो प्रश्न है आपका, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ साधारण। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकता है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार जो है इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यदि आपसे पूछा जाए कि इस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 368 में है। और यहाँ जो है प्रश्न पूछा गया है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो वह साधारण बहुमत चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यहाँ जो है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह गैर नागरिकों को नहीं है यानी कि विदेशी नागरिकों को नहीं है। उसके बाद जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार 1 और 3, ए विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में जो है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में जो है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को केवल जो है ये प्राप्त है। यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों को यह प्राप्त नहीं है। तो 1 और 3 यानी कि ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह जो है आपका संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार जो है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 1 के ए के अंतर्गत जो है हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(1) यानी कि 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा जो है पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये अधिनियम जो है 2009 में जो है बना और लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है अब आपका कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो
यहाँ जो है आपका ए और सी दोनों जो है सही होगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 क के अनुसार जो है सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही जो है निहित है, तो अतः जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आपका आ जाएगा। तो पहला भी हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार, आपको पता ही है जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मूल अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 21 क में जो है शामिल किया गया। तो ए और सी दोनों जो है यहाँ से हो जाएगा आपका, तो यहाँ ई विकल्प से होगा आपका। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं। पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड, चौथा है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में जो है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये जो है सूचीबद्ध है। तो बाकी जो है आपका, जबकि अनुच्छेद 350 क में जो है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, और हालांकि यह भाग जो है 4 में उल्लिखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा आपका 1 और 2, तीसरा चौथा जो है सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत में के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के भाग 4 क, ये जो है याद रखिएगा, भाग भी पूछा जाता है, 4 का क में जो है अनुच्छेद 51 का अनुच्छेद भी जो है याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का के तहत जो है दिया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यह सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि आपका अनुच्छेद 52 में जो है इसका वर्णन है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और यह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ऐसा अनुच्छेद 53(1) में जो है वर्णित है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। यहाँ बी विकल्प से हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो कि उस समय उपलब्ध है, राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो इनका जो है क्रम यदि देखा जाए कार्यकाल के अनुसार तो इनका 13वां होगा, और व्यक्ति के रूप में जो है इनका कार्यकाल जो है 12वां है। तो आपका जो है यहाँ ई ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो यह जो है आपका जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो ये वह अधिनियम बन जाता है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक यानी क्रम कौन सा रहा है उनका। तो उनका क्रम जो है 13वां रहा है। डी विकल्प सही हो जाएगा। यदि उनका जो है व्यक्ति के अनुसार देखा जाएगा तो उनका भी जो है 12वां क्रम होगा, और कार्यकाल के अनुसार जो है उनका 13वां क्रम है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो वह होता है प्रधानमंत्री। बी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष जो है होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो बी विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प से हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। यह आपका अनुच्छेद 88 में यह वर्णित है। महान्यायवादी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जो कि अनुच्छेद 76 में जो है इसका वर्णन है। अतः जो है राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का भी अधिकार होता है। तो यहाँ जो है आपका बी विकल्प से हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है। याद रखिएगा बी विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो वह है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सी विकल्प सही है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा यानी कि अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय उसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा 2 माह, या फिर जो है आपका दिन पूछा जाए तो 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो यह समाप्त होने का विषय नहीं है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार जो है राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर जो है वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो वह है राज्यसभा। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 में जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी बताया गया है उपराष्ट्रपति। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लिखा गया धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) के तहत जो है में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन विधेयक संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, धन विधेयक पेश किया जाता है, तो ये आपका केवल लोकसभा में। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि लेखानुदान बना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो यह लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। और लोक लेखा समिति जो है यह लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के जो है 7 सदस्य
टोटल इसमें सदस्यों की कितनी संख्या होती है, तो 22 होती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं कुल। 15 सदस्य इसमें जो है लोकसभा से होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, और 7 सदस्य जो है ये राज्यसभा से होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य है लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। तो यहाँ जो है बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये अपना रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं सी ऑप्शन कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है की जा सकती है। अगला जो प्रश्न है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वह होता है राज्यपाल। बी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। संविधान के अनुच्छेद 154 एक के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है अब, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको, तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है, तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन, नाम जो है इनका याद रखिएगा, उनका नाम था KG बालकृष्णन ने जो है किया था। और इसका उद्देश्य था सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो यह अनुच्छेद 352। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में जो है आपका, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो वह इस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है। तो ये जो है यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद जो है 356 भी आपका, इसमें यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा या समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो भी राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो तीनों ही जो है अलग अलग है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अगला जो प्रश्न है आपका, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई कब, तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 को 28 मार्च 1989 से जो है प्रभावी हुआ था। और नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो किया गया था वह नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में जो है किया गया था। तो यहाँ जो है सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है आपका, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।
तो अब देख सकते हैं 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, अब भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कुल कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा यहाँ 18। 92वां यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 से पूर्व जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो था वह आपका 18 था। जो इस जो है संविधान संशोधन के बाद अब जो है कितना हो गया है, तो 22 हो गया है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या जो वर्तमान में है वह 22 भाषा है। अगला जो प्रश्न है आपका, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1952 के प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी, याद रखिएगा सीडीपी को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है। और वर्ष 1953 में जो है राष्ट्रीय विस्तार योजना, जिसको एनईएस कहा जाता है, के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। कब? तो 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो है अनुशंसा की थी। ये भी जो है प्रश्न पूछा गया आपका कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1957 में। दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता व केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें जो है कार्य करती हैं, एक तो केंद्र सरकार एवं दूसरी जो है राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। तो यहाँ जो है सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। तो इन्होंने जो है आपका पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की जो है सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। याद रखिएगा, त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश जो की थी वह बलवंत राय मेहता समिति ने, बलवंत राय समिति, और द्विस्तरीय जो है ये अशोक मेहता समिति के द्वारा। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो यह है आपका प्रशासनिक प्राधिकरण। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये आपका प्रशासनिक प्राधिकारी अभी जो है बताया गया। डी विकल्प सही हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या हम कह सकते हैं प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो कि ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में यह कार्य करती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह अब 1206 हो गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या ये आपका 1206 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वह है जर्मनी। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य जो है वह 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो है ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है वह आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है, उसके बाद जो है आपका ब्रिटेन है, यूएसए के बाद ब्रिटेन है, उसके बाद जो है रसिया है, उसके बाद जो है फ्रांस और चीन। फ्रांस,
और जो है चाइना, चीन। तो ये 5 जो है देश ये अस्थायी सदस्य हैं, और जो है शेष जो है 10 अस्थायी सदस्य जो कि 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये चुने जाते हैं। बाकी 5 जो है ये अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ इसमें जर्मनी नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस है, चीन है और ग्रेट ब्रिटेन भी है। अगला जो प्रश्न है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन, इनका नाम याद रखिएगा, पीटर बेनेंसन इनका नाम था, पीटर बेनेंसन के द्वारा जो है किया गया था। और वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा, और एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। स्थापना जो है याद रखिएगा 1961 में, किसके द्वारा? तो पीटर बेनेंसन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है आपका, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसके चीन के समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। तो यहाँ जो है आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, फ्रांस। येलो बुक ये आपका फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? तो यह बेंगलुरु में हुआ था। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय जिसका नाम है नेशनल, नाम जो है ये आप याद रख सकते हैं, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना जो है अगस्त 1987 में बेंगलुरु में किया गया था। नाम जो है याद रखिएगा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो है सी विकल्प से हो जाएगा। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 ये आपका स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर से। तो जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप जो है हमारा ये रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER, तो ये रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो लोग जो है यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश के किसी भी जो है एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको यूपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है सभी विषयों को जो है पढ़ाया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के बीपीएससी में अभी तक के जो है पूछे गए प्रश्न। तो ये आपका जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग जो है 50 प्रश्न जो है हल किए हैं। इसी तरह आगे भी जो हम लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिख करके, EXAMLEARNER स्पेस जो है मत दीजिएगा, एक ही साथ लिखिएगा एग्जाम लर्नर। वहाँ से सर्च करके आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।